गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अरेनियस थ्योरी के जो फीचर्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री ऑफ द आयनाइजेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे इफेक्ट करेगा? जैसे मान लो आपके पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मान लें हमने वाटर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा और कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगी? आपकी हाई आएगी। ठीक है। और यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालें तो वो लो आएगी। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कम डिसोसिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपकी कम आएगी। उसके बाद आता है फैक्टर डाइल्यूशन। तो जो डाइल्यूशन का फैक्टर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें डाइल्यूशन का फैक्टर, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो सॉल्वेंट में, जैसे हम उसका मान लो सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा कर रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब जैसे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लिया तो वाटर की जो अमाउंट है वो हमने ज़्यादा कर दी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में कम्प्लीटली, तो उस पर तो उसका कोई इफेक्ट होगा नहीं। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट पे फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। नंबर थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनका मोशन इंक्रीज हो जाएगा, और मोशन इंक्रीज होने के बाद वो अपने इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगी। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन का मतलब क्या है? जैसे एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में मान लो हमने NH4Cl ले लिया, ठीक है, और उसमें सॉल्वेंट हमने वाटर डाल दिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? NH4Cl, और उसमें हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया? NH4OH भी डाल दिया, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन में होगा वो NH4 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटेरियल प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम में होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। इसका मतलब जो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, और डिसोसिएटेड कम होंगे। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो आयंस है वो कम बनेंगे अब। ठीक है। अब आती है लास्ट में इसकी लिमिटेशन की। भाई इसकी लिमिटेशन क्या थी? अरेनियस की। अरेनियस ने पहला पॉइंट कहा था, अरेनियस सजेस्टेड दैट आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस व्हेन dissolved in water. However, X-ray studies have shown that many such electrolytes are already in the ionized state water. That means it is not necessary to dissolve ions in water. अरेनियस ने ये कहा था कि आयनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट को हमें पहले वाटर में डालना पड़ेगा, तभी वो आयनाइज होगा। पर एक्सरे स्टडीज़ ने ये दिखाया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डालना पड़े, वो खुद भी डिसोसिएट हो सकता है। तो ये पहली लिमिटेशन थी अरेनियस की। सेकंड लिमिटेशन थी जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन ला था, वो बेस्ड था अरेनियस थ्योरी पे, और जो फेल्स हो गई इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बताने में फेल हो गई। जो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल रहे थे एट डिफरेंट डाइल्यूशन, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ठीक नहीं आ रही थी। इसके जस्ट बाद हम ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ेंगे, उसमें हमें बताएंगे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। अभी आप इतना बस याद रखिए कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू थी वो सही नहीं आ रही थी एट डिफरेंट डाइल्यूशन। जो थर्ड पॉइंट था वो ये कह रहा था कि जो NaCl और KCl थे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे मोल्टन स्टेट में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होती है? या तो आयंस की वजह से होगी या आपकी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब जो KCl होगा या फिर NaCl होगा वो आयंस में टूट गया होगा मोल्टन स्टेट में, ठीक है। इसका मतलब मोल्टन स्टेट में भी आयनाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब आयनाइजेशन हो सकता है मोल्टन स्टेट में भी। जो फोर्थ लिमिटेशन थी वो ये थी कि अरेनियस ये नहीं बता पाया था कि जो आयंस थे वो कैसे बन रहे थे और क्यों बन रहे थे सॉल्यूशन में। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जैसे डाला हमने सॉल्यूशन में वाटर में,
तो वो आयंस में टूट रहा था, पर उसने ये नहीं बताया कि वो क्यों आयंस बन रहे थे उसमें। जो फिफ्थ पॉइंट था वो ये था कि जो अरेनियस था उसने आयंस के एग्जिस्टेंस को तो माना, पर उसने जो इंटर आयोनिक फोर्स था उसने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इंटर आयोनिक फोर्स भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमने, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो सिक्स्थ इसकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में अभी हम पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होता है। वैसे आप 11th-12th में पढ़ के आ चुके हो ये सब चीज़ें। ठीक है, तो जो यहाँ से हम अल्फ़ा मेज़र कर रहे थे कंडक्टेंस की हेल्प से, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नोट, लैम्डा सी क्या होती है, कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, और ये कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, वो डिफरेंट आ रही थी कैलकुलेटेड फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और जो लास्ट लिमिटेशन थी वो ये थी कि अरेनियस ये नहीं बता पाया था कि ट्रांसपोर्ट नंबर का वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ कैसे हो रहा है। तो ये आपकी अरेनियस थ्योरी थी। आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा।